हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। यहाँ हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है? यूपीएससी, एचसीएस, यूपीपीसीएस और जितने भी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर सीरीज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी, एचसीएस, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस। हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे इंडिया की। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? वी स्टार्ट फ्रॉम स्टोन एज से स्टार्ट करते हैं और फॉल ऑफ इंडियन डायनेस्टीज। इसमें हम बहुत सारी इंडियन डायनेस्टीज पढ़ेंगे, इंडियन रूलर आएंगे, जिनमें से एक बहुत फेमस आप लोगों ने सुना भी हुआ है, अशोका। ठीक है, ये एक मौर्यन डायनेस्टी का रूलर था। तो ऐसे ऐसे कई डायनेस्टी हमें पढ़नी होती हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। तो जब इंडियन डायनेस्टीज का फॉल स्टार्ट हुआ, वहां से ही मुगल इन्वेडर्स आए, बाहर से इंडिया में आए और मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। और ये मेडिवल हिस्ट्री जो चली, ये चली फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मेडिवल हिस्ट्री का सबसे पीक टाइम था मुगल्स, जब मुगल्स ने रूल किया इंडिया पे। ठीक है, और मुगल एम्पायर जैसे ही फॉल हुआ, वहां से मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो गई और वहां से स्टार्ट हो गई मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को बेसिकली हम कहां से मानते हैं? फॉरेन यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में आई, ठीक है, जिसमें पोर्तुगीज थे, इंग्लिश थे, डच थे, वो आए और आज की डेट तक ये जो सारा पढ़ेंगे हम, वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो एचसीएस है, हिस्ट्री जो है वो सबसे बड़ा पोर्शन होता है किसी भी एग्जाम में, जो हमें कवर करना होता है। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में से, वो तकरीबन किसी भी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें जैसे एचसीएस है या यूपीपीसीएस है, इन एग्जाम्स के बारे में, स्टेट पीसीएस के बारे में, स्टेट पीसीएस मेडिवल हिस्ट्री से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इतने बड़े पोर्शंस को कवर करना वर्ड टू वर्ड थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। तो हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज करेंगे कि हम यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इन एग्जाम्स के लिए पढ़नी है, वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे। हम पूरी की पूरी हिस्ट्री को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और ना ही मैं कोई स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सुनाने वाला हूं, क्योंकि स्टोरी अगर मैं सुनाऊंगा तो हिस्ट्री को ही कवर करने में आपको 1 साल लग जाएगा। तो हम बेसिकली, जैसे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 60 to 70% मार्क्स देने होते हैं। ठीक है, और कोई, मैं स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूं, और अगर मैं बात करूं एचसीएस की, तो एचसीएस और यूपीपीसीएस में वहां पे ये लेने होते हैं। यूपीएससी की अगर बात करें तो 50% में ही लगभग आपका प्री क्लियर हो जाता है। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि जहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगर उसमें कुछ चीजें छूट भी जाती हैं तो उसका हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक होता है कि आपने कोई चीज लगाई है तो उसका आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है, आपकी कॉस्ट का क्या रिटर्न मिलने वाला है, तो उस रिटर्न के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ने वाले हैं। उतना ही टाइम स्पेंड करेंगे जितना एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये सारा हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारी फॉरेन पावर्स का इंडिया में आना और मुगल्स का फॉल होना। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसको हम पर्टिकुलरली बोल लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स, जब वो इंडिया में आए, बेसिकली हमारी मॉडर्न हिस्ट्री मोस्टली ब्रिटिशर्स पे ही टिकी हुई है, हम वही ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनको, वो ब्रिटिशर्स वी ऑल नो एज ए ट्रेडर आए थे वो इंडिया में, लेकिन बाद में वो रूलर बन गए इंडिया के। तो ये ट्रेडर से रूलर बनने तक उन लोगों को क्या क्या चैलेंजेस आए, बेसिकली हमें वो सारे चैलेंज पढ़ने हैं। तो बेसिकली एक चैलेंज जो उनके पास था जब वो ट्रेडर बन के आए, वो था मुगल्स उस वक्त पूरी इंडिया पे रूल करते थे और पुर्तगीज भी उनसे पहले आ चुके थे। तो एक चैलेंज था, हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं जो उनको ट्रेडर से रूलर बनने तक जो चैलेंजेस आए। दूसरा चैलेंज उनके सामने था पोर्तुगीज। तीसरा चैलेंज था उनके सामने डच।
क्योंकि डच भी इंडिया में 1602 में आ गए थे, पोर्तुगीज 1498 में आ गए थे। चौथा चैलेंज था उनके पास फ्रेंच, जो फ्रांच आए थे वो आए थे 1664 में। और देन उनके पास एक चैलेंज था रीजनल पावर्स का। रीजनल पावर में जैसे मैसूर किंगडम, हैदराबाद, पंजाब, मराठाज, ये कुछ रीजनल पावर थी जो मुगल का डाउनफॉल जैसे ही हुआ तो ये स्ट्रोंग हो गई सारी रीजनल पावर। या इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये रीजनल पावर स्ट्रोंग हुए उसी टाइम पे मुगल्स का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सारा का सारा। तो यूरोपियंस जो ब्रिटिशर्स थे उनको इन सब के साथ क्या क्या चैलेंजेस आए, कौन कौन से वॉर उन्होंने फाइट किए और कैसे कैसे वो ट्रेडर से रूलर बन गए, बेसिकली ये हमारा अल्टीमेट स्टोरी लाइन है जो हमें पढ़नी है। और इसमें उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, वो सारा का सारा हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। अब तो ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आई थी वो बेसिकली एक चार्टर लेके आई थी। चार्टर कुछ नहीं होता, एक पेज था जिसपे ये लिखा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली राइट दे दिया जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडीज में, मतलब इंडिया के ईस्ट में वो ट्रेड करेंगी, ये मोनोपोली राइट दिया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये मोनोपोली राइट उनको क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया था। तो हमारे पास, मैं स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग ज्यादा बात करूंगा क्योंकि मैं फैक्ट पे बात करूंगा, ठीक है, इफेक्टिव ये यूपीएससी के लिए भी उतना ही है। तो हमारे पास पहला फैक्ट तो यही है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो चार्टर मिला था, या वो जो इंडिया में आए थे वो चार्टर मिला था, वो 1600 में मिला था। किसने दिया था ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया था। ठीक है, और मोनोपोली का राइट मिला था उनको ट्रेड करने का। ठीक है, विद ए टाइम पीरियड नियरली 3 सेंचुरीज, मतलब लगभग 300 साल में ब्रिटिशर्स टर्न फ्रॉम ए ट्रेडिंग पावर टू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। बेसिकली एक फिलोसफी होती है मर्केंटलिज्म की फिलोसफी। वो फिलोसफी क्या बोलती है, मर्केंटलिज्म एक फिलोसफी है, ये फिलोसफी यूरोप में आई थी। और इस अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, हूसोएवर विल हैव मैक्सिमम वेल्थ, मैं इसका आपको निचोड़ बता रहा हूं क्या था, हूसोएवर विल हैव मैक्सिमम वेल्थ विल हैव मैक्सिमम पावर, उसके पास पावर मैक्सिमम होगी। इसी फिलोसफी को फॉलो करते हुए यूरोपियन पावर्स ने, और जब मैं यूरोपियन पावर बोल रहा हूं तो पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ये सारे के सारे आगे ब्रिटिशर्स। तो यूरोपियन पावर्स के बीच में एक लड़ाई स्टार्ट हुई कि हम लोग कितना अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। जितना हम लोग ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ही हमारे पास वेल्थ आएगा। तो वहां से ये अलग अलग कंट्रीज में जाना स्टार्ट हुए, एज ए ट्रेडर पहुंचे सभी के सभी कि ट्रेड करना है और पैसा लेना है, जितना ज्यादा वेल्थ होगा हमारे, हम उतने ही ज्यादा पावरफुल होंगे। इस कंसेप्ट के साथ, इस फिलोसफी के साथ ये सारा खेल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इन सब में ब्रिटिशर्स सबसे आगे निकल गए। ठीक है, उसमें वो इंडिया में इनसे कैसे आगे निकले वो हमें पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में सारा का सारा। नाउ अब देखते हैं एक बेसिक ओवरव्यू कि इन सब पावर्स के साथ ब्रिटिशर्स कैसे लड़े। सबसे पहले था ब्रिटिशर 1600 में आए, ये पहला फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहले उनको लड़ना था मुगल्स के साथ। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुगल्स को गिफ्ट वगैरह दिए जब वो स्टार्टिंग में आए। ठीक है, और उनको एंट्री मिल गई। ठीक है, लेकिन उनकी एंट्री पोर्तुगीज डिनाई कर रहे थे मुगल्स को, क्योंकि मुगल्स पे उस वक्त पोर्तुगीज का इंपैक्ट था। पोर्तुगीज ने भी यही काम किया था, आए मुगल्स को गिफ्ट वगैरह दिए, राजाओं को गिफ्ट दिए और यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेडिंग करने लग गए। तो ये पहले आए थे तो इन्होंने मना कर दिया कि ब्रिटिशर्स को आप यहाँ पे ट्रेडिंग राइट मत दो। ठीक है, तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ने पुर्तगीज के इस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इनके साथ एक बैटल लड़ी, बैटल ऑफ सवाली। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहली बैटल थी जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लड़ी थी और ये पुर्तगीज के अगेंस्ट लड़ी थी, क्योंकि पुर्तगीज चाहते थे कि मुगल रूलर जो हैं वो ब्रिटिशर्स को परमिट अलाउ ना करें ट्रेड करने का इंडिया में। तो बैटल ऑफ सवाली 1612 में लड़ी गई।
ठीक है, और पोर्तुगीज इसमें हार गए, तो ब्रिटिशर्स को मुगल्स ने परमिट दे दिया इंडिया में ट्रेड करने का। देन 1686 में उनका एक जर्नल था ब्रिटिशर्स का, चाइल्ड नाम था उसका, उसने क्या किया था, हुगली एरिया को सेक कर लिया था, मगर हुगली पे अपना कब्जा जमा लिया था। तो उस वक्त मुगल रूलर था वो था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने लगभग 1 लाख पर्सन वहां पे भेजी, अपनी 1 लाख की सेना भेजी और ब्रिटिशर्स को इंडिया से खदेड़ दिया। तो ये वो टाइम पीरियड था 16 से 1686 तक, तब ब्रिटिशर्स इंडिया से बाहर हो गए थे बिल्कुल। औरंगजेब को इतना गुस्सा आ गया था कि इन्होंने हुगली को अपने कब्जे में ले लिया था कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रेड करने आए थे, ठीक है। तो जॉन चाइल्ड करके उनका एक जर्नल था, उसने ये हिमाकत की, तो औरंगजेब ने इनको इंडिया से खदेड़ दिया। फिर वो दोबारा आए, उन्होंने माफी वाफी मांगी औरंगजेब से, उसको दोबारा गिफ्ट विफ्ट दिए, उस लड़ाई का पूरा हर्जाना दिया, और वो दोबारा से इंडिया में उन्होंने अपने पांव जमा लिए। और फिर बैटल ऑफ बक्सर में मुगल रूलर था शाह आलम, उसको इन्होंने बीट किया और इंडिया में दीवानी राइट हासिल कर लिया, बंगाल, ओडिशा और बिहार का। और फिर लास्ट सिपाही म्यूटिनी हुई 1857 में, और जो लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर, उनको इन्होंने एज ए पेंशनर रख दिया, पेंशन देना स्टार्ट कर दिया उसको, और इस तरह से ब्रिटिशर्स ने मुगल को अपने कंट्रोल में लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब बात करते हैं, अच्छा पुर्तगीज को कैसे लिया। पुर्तगीज को पहले बैटल ऑफ सवाली में हराया, देन उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस किए, जो ब्रिटिश प्रिंस था उसकी पोर्तुगीज प्रिंसेस के साथ शादी हुई, और पोर्तुगीज ने बॉम्बे को एज ए डोरी, दहेज में गिफ्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स को। तो इस तरह से उन्होंने पोर्तुगीज को अपने इन्फ्लुएंस के अंडर ले लिया। देन नेक्स्ट था डच, कि अब डच को कैसे हम काबू में करें, क्योंकि डच भी उस वक्त ट्रेडर थे इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स ने डच के साथ एक MOU साइन किया कि माले पेनिनसुला, जहां पे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वाली कंट्रीज हैं, वहां पे स्पाइसेस होते थे, बहुत ज्यादा मसाले उगते थे। तो उन्होंने डच के साथ एक एग्रीमेंट किया, और उन मसालों की यूरोप में बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया डच के साथ कि ये माले पेनिनसुला सारा आपका, हम यहाँ पे स्पाइसेस का कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसके बदले में इंडिया हमारा, यहाँ पे हम टेक्सटाइल का बिजनेस जो आप करते हो वो हम करेंगे। उस वक्त ये ब्रिटिशर्स के लिए घाटे का सौदा था, क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस से उतना पैसा नहीं आता था जितना पैसा स्पाइस के ट्रेड से आता था। लेकिन इस एग्रीमेंट के साथ, हम और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इस एग्रीमेंट के साथ इन्होंने डच को इंडिया से बाहर कर दिया। देन आते हैं फ्रेंच को उन्होंने कैसे बाहर किया। इसके लिए इनको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और वो लड़ाई फेमस है कर्नाटिक वॉर्स के नाम से। कर्नाटिक जो है आज के टाइम पे ईस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश वाला, वो वाला एरिया था। कर्नाटिक वॉर लड़े 3, और लास्ट में तीनों कर्नाटिक वॉर में हार खाने के बाद इन्होंने एक ट्रीटी की फ्रेंच के साथ, ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से फेमस है, 1763 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल, ठीक है। ये ट्रीटी की और इन्होंने फ्रेंच को भी बाहर कर दिया इंडिया से। देन अब मुगल्स को बाहर कर दिया, पोर्तुगीज को बाहर कर दिया, डच को बाहर कर दिया, फ्रेंच को बाहर कर दिया। अब बच गए थे रीजनल पावर्स। अब उनको कैसे बाहर करना है, ये इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी एज सच, ये माना जाता है। हिस्टोरियन बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रखा था, लेकिन टाइम के साथ चीजें ऐसे होती गई और वो ट्रेडर से रूलर बन गई। हम वो स्टोरी पढ़ रहे हैं कि वो कैसे बन गई रूलर। अब रीजनल में एक रीजनल पावर थी मैसूर, जो आज के टाइम का कर्नाटक है। वहां पे रूल करता था जो एक राजा, कृष्णा वोडियार करके एक राजा था, ठीक है। वो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि डिटेल में इनको अलग से पढ़ेंगे। तो उसका एक सेनापति था हैदर अली। वो हैदर अली ने मैसूर पे कब्जा कर लिया था धीरे धीरे, अब वो मैसूर का राजा बन गया था। तो 4 एंग्लो मैसूर वॉर फाइट किए ब्रिटिशर्स ने उस मैसूर राज्य को अपने कब्जे में करने के लिए, जिसमें से पहला मैसूर वॉर जो था वो हार गई थी ब्रिटिशर्स। बाकी 3
की स्टोरी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहला हार गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने 3 बार और लड़े। चौथे वॉर में टीपू सुल्तान हैदर अली का जो बेटा था उसको मारा और मैसूर को एक तरह से अपने अंडर में ले लिया। देन इनके पास ब्रिटिशर्स को एक बड़ा चैलेंज फेस कर रहा था मराठा से। मराठा उभर के आ रहे थे, ये मुगल का डिक्लाइन हो रहा था और उसके बाद ये मैसूर किंगडम और मराठा किंगडम का राइज हो रहा था, क्योंकि जब तक मुगल अपने पीक पे थे तब तक ये राइज नहीं कर पाए थे। तो मराठा जो रूलर हैं उनके साथ इन्होंने फिर 3 वॉर फाइट किए, जो हम पढ़ेंगे, जिनको 3 एंग्लो मराठा वॉर्स के नाम से हम जानते हैं। इन मराठा वॉर्स में इन्होंने मराठा को डिफीट किया, कुछ ट्रीटीज उनके साथ साइन की और फाइनली मराठाज को भी रेस से बाहर कर दिया। देन उसके बाद पंजाब में इन्होंने 2 एंग्लो सिख वॉर लड़े। महाराजा रंजीत सिंह होते थे वहां पे, ठीक है, और भी उनके कई रूलर थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंग्लो सिख वॉर लड़े इन्होंने 2 ब्रिटिशर्स ने पंजाब में, और पंजाब को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और अल्टीमेटली यहाँ के बाद माना जाता है कि ब्रिटिशर्स ने इस प्रोसेस से वो कंप्लीटली उन्होंने इंडिया के वो रूलर बन गए थे, उन्होंने इंडिया को कंप्लीटली अपने अंडर में ले लिया था। ये स्टोरी है फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की, कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में कैसे मुगल टाइम पे आया, अपने कंपटीटर्स को कैसे उन्होंने एलिमिनेट किया अलग अलग वे से। अब चलते हैं आगे। तो अभी नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेकिंग ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया में जो हमने वॉर्स पढ़े हैं अलग अलग, उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। धीरे धीरे इस डिटेल को हम बढ़ाते जाएंगे जहां तक हमें पेपर में रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर मैं एकदम से सारा डिटेल में करवा दूंगा तो आपको वो हजम नहीं होगा और उसको करने में उसको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम करते जाएंगे। तो जो हमने बात किया कि फ्रेंच के साथ एंग्लो फ्रेंच वॉर बोल सकते हो इनको, एंग्लो फ्रेंच वॉर, ये 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर उन्होंने लड़े। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ईयर आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। सेकंड कर्नाटिक वॉर ये भी, थर्ड कर्नाटिक वॉर ये भी, ये तीनों के तीनों ईयर्स आपको याद रखने हैं साथ में इनके, ठीक है। देन उसके बाद है बैटल ऑफ त्रिचिन्नापल्ली। ये बैटल ऑफ त्रिचिन्नापल्ली वाज अ पार्ट ऑफ दिस कर्नाटिक वॉर। इन कर्नाटिक वॉर्स का बेसिकली पार्ट थी वो, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने पुट किया हुआ है। अगर मैं बात करूं डिटेल में हम पढ़ने लग जाएं तो ये एक एक वॉर बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं है। तो उसमें से मैंने बता दिया आपको, इन्हीं वॉर्स में बैटल ऑफ त्रिचिन्नापल्ली हुई थी। उसका सिर्फ आपको डेट याद रखना है कि ये बैटल कब कब लड़ी गई थी। 3 बैटल लड़ी गई थी और सारी की सारी बैटल 1753 में लड़ी थी, 7 अगस्त को, 18 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। इन डेट में ये लड़ी गई थी 1753। यूपीएससी नहीं पूछेगा लेकिन स्टेट पीसीएस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बैटल ऑफ त्रिचिन्नापल्ली वाज अ पार्ट ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर, कर्नाटिक वॉर्स का पार्ट थी, तो आपको पढ़नी है। बाकी डिटेल में हम इनको जब कर्नाटिक वॉर पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये सारे कर्नाटिक वॉर खत्म हुए तो बैटल ऑफ वोंडिवोस से हुए थे। ये फाइनल बैटल थी जो इन कर्नाटिक वॉर्स में लड़ी गई थी, और ये बैटल लड़ेगी 1760 में। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है पीसीएस में कि बैटल ऑफ वोंडिवोस कब हुई थी और किन 2 पावर्स के बीच में हुई थी, एंग्लो और फ्रेंच के बीच में हुई थी। इसके बाद ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में, और फ्रेंच को बाहर कर दिया रेस से ब्रिटिशर्स ने। ये ट्रीटी भी पूछी जाती है किसके बीच में हुई थी और कौन से ईयर में हुई थी। हर एक ईयर इंपॉर्टेंट है पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन ये वॉर खत्म हुए तो ब्रिटिशर, हम देख रहे हैं मेकिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कि ब्रिटिश को एम्पायर बनाने में कौन कौन सी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, उनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में। देन इनके बाद जो बड़ी लड़ाई लड़ी वो बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी 1757 में। बहुत फेमस बैटल है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और वो नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में लड़ा था। ये बैटल ऑफ प्लासी थी, 1757 में लड़ेगी थी। नवाब को इन्होंने हरा दिया था, ठीक है। बाकी डिटेल आगे पढ़ेंगे इसकी। सो नेक्स्ट जो बैटल लड़ी वो लड़ी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और वो किसके अगेंस्ट लड़े थे, मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ अवध और शाह आलम टू, ये मुगल एम्परर जो थे, ये नवाब ऑफ अवध और ये नवाब ऑफ बंगाल, ये इनके अगेंस्ट में लड़े थे, ठीक है। देन यहां से उन्होंने एक ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सारी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स गोट दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, ये पहला स्टेप था जो मेकिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में, कि उन्होंने कौन कौन सी फाइट लड़ी। ठीक है, इसे नेक्स्ट देखते हैं। देन उन्होंने लड़े एंग्लो मैसूर वॉर। 4 एंग्लो मैसूर वॉर थे। पहला एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया 1766 से 1769। डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है हर एक वॉर का पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ट्रीटी में आप याद रखना एमएमएस से याद रखना। पहला वॉर हुआ ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म, दूसरा वॉर खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से, और तीसरा ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम से। पहले में इंग्लिश की तरफ से कौन लड़ा नहीं पूछा जाता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे में इंग्लिश की तरफ से था वार्न हास्टिंग। तीसरे में थे इंग्लिश की तरफ से था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और चौथे में इंग्लिश की तरफ से था रिचर्ड वेलेस्ली। ये सभी गवर्नर जनरल थे उस वक्त के। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ये भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और ये भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ये सब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस वक्त जिस वक्त ये फाइट लड़ी गई थी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एंग्लो मैसूर वॉर को कौन कौन से ईयर में था, मैचिंग आ सकता है। सपोज फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर दे दें, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर दे दें, फर्स्ट एंग्लो पंजाब वॉर दे दें, उनके ईयर्स आपके सामने लिख दें और आपको मैच करना है। या पहला कौन सी ट्रीटी से खत्म हुआ। ठीक है, ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। चौथे में कोई ट्रीटी नहीं हुई, क्योंकि चौथे में टीपू सुल्तान को उन्होंने मार ही दिया था फाइनली, तो उसके बाद कोई ट्रीटी नहीं होनी थी। ठीक है, तो ये सारा का सारा एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। कौन से ईयर में हुए, ठीक है, कौन सी ट्रीटी के साथ खत्म हुए, और इंग्लिश जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी तरफ से गवर्नर जनरल कौन था उस वक्त इंडिया का। ट्रीटी का मैंने बता दिया, एमएमएस से आप याद रखना मद्रास, मैंगलोर और श्रृंगापट्टनम। देन उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर हुए। 3 एंग्लो मराठा वॉर, सेम वही आपको ईयर याद रखना है तीनों का। देन तीनों कौन सी ट्रीटी से खत्म हुए, वो ट्रीटी यहां पे पहले वाले में ट्रीटी इंपोर्टेंट, ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ट्रीटी ऑफ सालाबाई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पीस ट्रीटी थी, 20 ईयर्स की पीस ट्रीटी थी ब्रिटिशर्स और मराठों के बीच में, जिसमें उन्होंने बोला था कि 20 साल ना ही हम आपको डिस्टर्ब करेंगे, ना ही आप हमें डिस्टर्ब करना, ना ही हम आपके किसी चीज में टांग अड़ाएंगे, ना आप हमारे में अड़ाना। एक पीस ट्रीटी की थी मराठों के साथ, ट्रीटी ऑफ सालाबाई। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम। ठीक है, उस वक्त ब्रिटिशर्स की तरफ से था वार्न हास्टिंग, सेकेंड वॉर में था मराठा वॉर में लॉर्ड वेलेस्ली, और थर्ड मराठा वॉर में था लॉर्ड हास्टिंग। ठीक है, यहां पे डिजोल्यूशन हो गया था मराठा कॉन्फेडरेसी का। मराठा की एक अपनी कॉन्फेडरेसी थी, अलग अलग एरिया से मराठा आते थे। ठीक है, वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप उसको सुपरफिशियल पढ़ लो, वो इंपॉर्टेंट है पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 3 एंग्लो मराठा वॉर लड़े गए थे, उनके ईयर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, उनमें कोई ट्रीटी हुई थी तो वो ट्रीटी, और वहां पे ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था वो आपको याद रखना है। देंगे एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर की ये डेट गलत है, एंग्लो सिख वॉर लड़े गए थे 1845 से और 1849 तक। ठीक है, यहां पे भी सेम आपको ईयर्स याद रखना है, दोनों वॉर्स का कौन से ईयर्स में लड़े गए, कौन सी ट्रीटी हुई, अगर ट्रीटी हुई है तो, और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था। यही चीज इंपॉर्टेंट है इन सभी वॉर्स में। ठीक है, फर्स्ट में ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, सेकंड में एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हो गया था, और लॉर्ड डलहौजी थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की तरफ से। ये दोनों वॉइसरॉय थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स की तरफ से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमें पढ़ना था, तो हमने मेन सुपरफिशियल पढ़ा है। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, इससे आगे हम कंटिन्यू रखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, टिल देन आपका अगर कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।